हेलो गाइस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज यूं ही बैठे बैठे सोच रहा था कि आज अपने देश की जियो पॉलिटी और अपने देश की जियोग्राफिकल कंडीशन पे कुछ आज आप लोगों से इंफॉर्मेशन और फैक्ट और थोड़ी सी जानकारी आपसे शेयर करना चाहता था। वो क्या है ना कि एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और अपने देश में और विदेश में और अपने आस पड़ोस देश के एक विवाद छिड़ा हुआ है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स का। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो मैं पूरी दुनिया के लिए नहीं बना रहा हूँ। जो भी मेरे करीब हैं, जो भी लोग मुझे जानते हैं, उनसे मैं शेयर करूँगा, क्योंकि लक्षद्वीप अपने देश का एक ऐसा अभिन्न अंग है जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो आज इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं कि नहीं, हाँ हम जानते थे, लेकिन आज ये मामला हाईलाइट हुआ है तो अब लोग कहते हैं कि हाँ कोई लक्षद्वीप है, कोई है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि कोई है, वो अपने देश का एक अभिन्न अंग ही है। जैसे यूपी है, बिहार है, वैसे ही लक्षद्वीप भी है। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ अगर मुझसे छूट जाए या कुछ मुझसे मैं बहुत कम समय में आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। हालांकि मैं जा सकता हूँ, मुझे है इसका नॉलेज, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं और मैं जल्दी जल्दी ये बातें आपसे बताऊँगा। तो हुआ क्या कि आप सभी लोग जानते हो कि 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव। और आप सभी लोग जानते हो कि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा संवैधानिक पद का जो चुनाव होता है वो है प्रधानमंत्री का पद। तो जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा 145 करोड़ की जनता द्वारा चुन करके दोबारा प्रधानमंत्री पद की वो शपथ ग्रहण करेंगे, ये सभी लोग जानते हैं। तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री हैं, वो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी इतनी लोकप्रियता है, उनका छोटा से छोटा बयान और उनका छोटे से छोटा एक्शन वो पूरी दुनिया को रिएक्शन करता है। मतलब कहने का कि अगर वो कुछ कहते हैं या कुछ भी वो करते हैं, उनका छोटे से छोटा एक्शन भी पूरी दुनिया प्रभाव डालता है, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभाव डालता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि प्रधानमंत्री हैं, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पद अपने देश में वही है, मतलब वो एक तरह से राजा हैं। तो राजा तो अपनी प्रजा का हाल पूछने हर जगह जाता ही है, उनके दुख दर्द, उनके समाधान के लिए वो कैसे हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है, वो सब कुछ देखेंगे। जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव है, जहाँ जहाँ बीजेपी मजबूत है वहाँ वहाँ तो वो रैली करेंगे ही, क्योंकि उनको किसी भी सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में एक ब्रांड है। उनके ट्विटर हैंडल, उनके फेसबुक हैंडल, उनके इंस्टाग्राम, उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उनको किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। वो अपना ऐड, अपना एडवर्टीजमेंट, अपने पार्टी का सहयोग खुद ही कर सकते हैं। तो हुआ यूँ कि जाहिर सी बात है कि 2024 चुनाव के लिए पूरे देश में भ्रमण करेंगे, ये तो है। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने देश के एक ऐसे अभिन्न अंग को भ्रमण किया जाए जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग जियो पॉलिटी या हिस्ट्री इस समय पैशन रखते हैं, इस चीज़ को पढ़ने का और शौक रखते हैं, वो लोग जानते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है देश की कि 145 करोड़ की आबादी में केवल 80% लोग अपने देश को जानते हैं। वो क्या है ना कि एक देश, एक राष्ट्र 4 तत्वों से मिलकर बनता है। पहला क्षेत्रफल, दूसरा जनसंख्या, तीसरा कानूनों का संग्रह जिसे हम लोग संविधान कहते हैं, और चौथा और सबसे जरूरी संप्रभुता। तो आप लोग क्षेत्रफल के बारे में क्या जानते हैं? ये देश जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक ही नहीं है, या गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। ये देश सारे माउंटेन्स रेंजेस जैसे कि हिमालयन रेंजेस, विंध्याचल रेंजेस, अपने देश में सारी नदियाँ, सारे पहाड़, सारे द्वीप, महाद्वीप, सारे राज्य, सारे केंद्र शासित प्रदेश, इन सब से मिलकर के एक राष्ट्र बनता है। और ये राष्ट्र हमारा है जो कि भारत है। तो हुआ यूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार लक्षद्वीप का दौरा करते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है मैं आपको बताऊं। लक्षद्वीप साउथ वेस्ट में स्थित है, मतलब कि साउथ जहाँ पे केरल है, और वेस्ट का मतलब कि वेस्ट की तरफ। तो बिल्कुल जहाँ पे केरल है ना, उसके जस्ट बगल में, मतलब वहाँ पे इंडियन ओशियन की टेरिटरी भी आती है और अरब सागर की भी टेरिटरी आती है। तो लक्षद्वीप हमारा इतना खूबसूरत है। तो लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है,
तो इसलिए मोदी जी ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि इतना इतना ज़्यादा लोकप्रियता होना और इतना अपने आप में खुद एक ब्रांड होना। भाई अगर मोदी जी वहाँ गए, मोदी जी वहाँ पे इनॉग्रेट करने गए थे, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे रैंडम फोटो क्लिक कराई, वहाँ पे एक्टिविटीज़ की, लाइक स्कूबा डाइविंग की और भी कई सारी जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं, तो उस जगह को एक्सप्लोर किया। तो जाहिर सी बात है कि उनकी इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो अगर छोटा भी कुछ कदम उठाते हैं या कुछ भी एक्शन करते हैं तो लोग उनको फॉलो करते हैं। जयेश दीक्षित अगर ये आपसे कहते हैं कि लक्षद्वीप चले जाइए घूमने, मालदीव्स ना जाइए, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? अगर आपके पास पैसे हैं ना तो आप मालदीव ज़रूर जाएंगे, लक्षद्वीप नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे तो ये बहुत पहले से पता था कि नहीं कोई लक्षद्वीप है, नहीं कोई अंडमान निकोबार भी है, घूमने लायक जगह अपने देश में भी हैं। तो वो चीज़ बाद में, लेकिन हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने किया। अब दिक्कत ये थी कि मोदी जी ने वहाँ जा करके लोगों की समस्याएं सुनी, वहाँ लोगों को जाना, वहाँ की परिस्थिति स्थिति जानी, वहाँ का हाल बेहाल जाना। तो हुआ यूँ कि वो एक तो पहला दौरा था उनका, तो उन्होंने ये वहाँ पे देखने के बाद में लगभग केंद्र सरकार ने 1156 करोड़ रुपए का वहाँ पे इन्वेस्ट किया और अपने सोशल मीडिया के हैंडल के जरिए, प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से ये अपील भी की कि ये भी कुछ है, ये भी हमारे देश का अभिन्न अंग है और यहाँ पे घूमने लायक बहुत अच्छी अच्छी जगह है और ये बहुत सुंदर है, तो आप लोगों को यहाँ एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर आना चाहिए। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि तुम मालदीव्स न जाओ या तुम कहीं न जाओ या मालदीव्स को नीचा दिखाने का उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने जस्ट ये कहा कि ये भी मेरे देश का ही हिस्सा है और ये अभिन्न हिस्सा है, आप लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। लेकिन मालदीव्स के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। अब मैं आपको बता दूं कि मैं लक्षद्वीप और मालदीव में ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं, इसके कंक्लूजन क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा। और लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये लक्षद्वीप क्या है। देखिए क्या होता है कि जो देश है, हमारा जो देश है, वो देश आधे से ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, मैं वेस्टर्न घाट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना देश आधे से ज़्यादा समुद्र किनारे पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर वेस्ट में देखा जाए तो गुजरात से लेकर के और तमिलनाडु तक ये वेस्टर्न घाट्स हैं, मतलब कि ये समुद्री तट है, पूरा समुद्री तट है नीचे तक। और इस तरफ ईस्टर्न घाट है, मतलब बे ऑफ मतलब वेस्ट बंगाल का अगर वो देखा जाए तो वहाँ से लेकर के नीचे तक, मतलब तमिलनाडु तक ही पूरा बे ऑफ बंगाल, मतलब ये ईस्टर्न घाट हो गया। ये पूर्वी समुद्री तट हैं और ये पश्चिमी समुद्री तट हो गए आपके। तो जो लक्षद्वीप है, अगर लक्षद्वीप की हिस्ट्री आपको जाननी है, बस जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। तो लक्षद्वीप को अगर आपको जानना है तो आप चले आइए 7वीं 8वीं शताब्दी में। 7वीं 8वीं शताब्दी मतलब कि जब चोला एम्पायर, मतलब चोला राज साउथ इंडिया में मेनली, चोला एम्पायर मेनली साउथ इंडिया, मतलब आज का नीचे वाला महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, ये और ये तेलंगाना जो आज बना है नया राज्य, ये इतने में हमारा चोला एम्पायर फैला था। और चोला एम्पायर यही नहीं बल्कि फिलीपींस कंट्री तक फैला था। फिलीपींस कंट्री लाइक कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, यहाँ तक कि थोड़ा सा म्यांमार भी। तो फिलीपींस कंट्री तक इनका चोला एम्पायर का मतलब वो था, प्रभाव था। हालांकि कहा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन नेवी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको नमन है, वो वैसा कहा जाता है कि फादर ऑफ नेवी यही हैं। मैं मानता हूँ, हिस्ट्री में भी ये लिखा है, हिस्ट्री की बुकों में ये लिखा है, या ये राइट है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो चोला साम्राज्य था उसने सबसे पहले समुद्री जहाज़ों को कंस्ट्रक्ट करवाया था अपने इंडिया में। आज का जो श्रीलंका का ऊपरी भाग है उसको सिंघल राज्य कहते थे पहले। तो सबसे पहले जो नावें, बड़ी बड़ी नावें, बड़े बड़े जहाज बनाए गए थे वो चोला एम्पायर द्वारा बनाए गए थे। सिंघल राज्य का जब अशोक 323 बिफोर क्राइस्ट, जब कलिंग युद्ध हुआ और अशोक नीचे आए बौद्ध धर्म का प्रचार करने, तो अशोक के टाइम पे वो सिंघल राज्य बनाया गया था। सिंघल राज्य बनाया गया था।
तो चोला एम्पायर वाले वहाँ रूल करते थे और वहाँ से फिर उन्होंने अपनी सेना, अपना व्यापार करने के लिए फिलीपींस कंट्री की ओर बढ़े और फिलीपींस कंट्री को जीता, जितनी भी कंट्री आज की है वहाँ पे। तो सोचो उनका क्या लेवल रहा होगा, क्या लेवल रहा होगा चोला एम्पायर का। चलो वो एक मैं दूसरी वीडियो में चोला एम्पायर के बारे में ये डिस्कस करूँगा। तो सातवीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक लक्षद्वीप पे साउथ इंडियन के जितने भी राजा हुए उनका प्रभाव था। देन अब थोड़ा सा ऊपर आइए, 1498 का मतलब है कि अपने देश में मुगल एम्पायर था। मुगल एम्पायर मतलब अकबर का शासन था। अकबर शायद हाँ अकबर का शासन था 1498। और तो हुआ क्या कि अब वेस्टर्न कल्चर पे आइए। तो वेस्टर्न कल्चर में अगर आप देखें मेनली तो पुर्तगाल तब का मतलब आज का जो स्पेन और वो एरिया है वो पुर्तगाल था। तो पुर्तगाली लूटने के लिए और व्यापार करने के लिए आए। वो अपनी शिप से पहले तो वो डिस्कवर करते थे, जिस देश पे वो रुक गए उस देश पे आके अपना व्यापार करते थे, अपना सब कुछ करते थे। और जहाँ पे वो जानते थे कि यहाँ पे लोग कमजोर हैं वहाँ पे मेनली वो लूटपाट करते थे। मतलब वो अंग्रेज ही थे, पुर्तगाली मतलब अंग्रेज कह लो या पुर्तगाली थे, उनकी भाषा अलग थी लेकिन वो थे वेस्टर्न। अगर अंग्रेज ना कहो तो वो वेस्टर्न ही थे, वेस्ट कल्चर को मानने वाले लोग थे, अपना प्रभाव छोड़ने वाले। और ईसाई धर्म मेनली ईसाई धर्म से थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर पुर्तगाली आएंगे तो आएंगे कहाँ से? आएंगे तो किधर से? जिस तरफ अफ्रीका पड़ता है भाई, वो यूरोप से निकलेंगे तो अफ्रीका को क्रॉस करके जब इंडिया आएंगे तो जाहिर सी बात है गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक वो कहीं भी आ सकते हैं। वो या तो गुजरात में उतरेंगे, या वो गोवा उतरेंगे, या वो मुंबई उतरेंगे, या तो वो लक्षद्वीप उतरेंगे, या तो फिर केरल या तमिलनाडु। तो पुर्तगाली मेनली दादर नागर हवेली जो आज का केंद्र शासित प्रदेश है, और गोवा आज़ादी के बाद भी केंद्र शासित प्रदेश रहा है। लेकिन वो कानून में ऐसा था कि जब भी कोई केंद्र शासित प्रदेश के लोग अपनी शासन व्यवस्था, अपना शासन वो खुद चलाने लायक हो जाएंगे तो उनको राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो गोवा को मेनली राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन दादर नागर हवेली आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नागर हवेली है और दमन दीव भी वो है। तो मेनली पुर्तगालियों ने क्या किया कि वहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया, वहाँ पे व्यापार किया, कब्जा किया। तो हुआ यूँ, तो लक्षद्वीप पे भी पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। देखो क्या होता है, जो द्वीप होते हैं वो छोटे छोटे टापू होते हैं जहाँ पे समुद्र का जो पानी होता है उसका लेवल बहुत नीचे होता है। तो वो ज़मीन जो होती है वो बाहर आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा बड़े में हो जाती है। तो छोटे छोटे द्वीप मिलकर एक महाद्वीप बनाते हैं जैसे लक्षद्वीप। तो यहाँ पे हुआ यूँ कि 14वीं शताब्दी में पुर्तगाली आ गए। अब दिक्कत ये थी कि 14वीं शताब्दी, अच्छा अकबर ने इनको रोका नहीं, ये मेनली व्यापार करने आए थे तो अकबर ने इनको नहीं रोका। अकबर के बाद आया जहांगीर को कोई समस्या नहीं हुई। जहांगीर के बाद आया शाहजहां को भी कोई समस्या। मतलब कहने का कि 14वीं शताब्दी से लेकर के जब तक औरंगजेब रहा है, मतलब 16वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों को रोकने वाला कोई नहीं था। तो जब पुर्तगाली व्यापार करके इतने समृद्ध हो गए, इतने ज़्यादा पावरफुल, इतने ज़्यादा पैसे वाले हो गए, तो उन्होंने सोचा अब क्यों ना ईसाई धर्म का भी प्रचार किया जाए। तो उन लोगों ने मेनली गोवा पे अपना ज़्यादा प्रभाव डालना शुरू कर दिया। और गोवा जैसे कि आसपास आज के जो महाराष्ट्र है तो वहाँ पे इतना मारकाट शुरू कर दी, जबरदस्ती धर्मांतरण कराने लगे, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए विवश किया गया। तो हुआ यूँ कि 16वीं शताब्दी आते आते उनको रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना हिंदुत्व का बिगुल बजाया पूरे देश भर में, तो उनको ये खबर पता चली। शिवाजी महाराज को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अपनी सेना भेजी और वहाँ पे उस समय मतलब इतना ज़्यादा उनको खदेड़ा गया पुर्तगालियों को कि जब तक अंग्रेज नहीं आ गए, मतलब जब मराठा एम्पायर का उदय हुआ, मराठा एम्पायर खत्म हुआ, जब तक अंग्रेज नहीं आ गए तब तक पुर्तगालियों ने वहाँ पे बिल्कुल शांत हो गए। बिल्कुल जैसे व्यापार पहले करते थे वैसे ही व्यापार आज भी किया। तो इस वजह से
तो लक्षद्वीप पे मेनली तब तक पुर्तगालियों का था शासन। देन मराठा एम्पायर खत्म हो गया, अंग्रेजों ने शासन किया, हम लोग प्लासी का युद्ध हार गए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया। सेम जैसे पुर्तगाली आए थे ऐसे ही अंग्रेज आए थे। अब अंग्रेज भी आएंगे तो वेस्ट से आएंगे, तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी इधर आ गए, लक्षद्वीप पे अंग्रेजों का शासन हो गया। तो आज़ादी 1947 में मिली हम लोगों को। 1947 के बाद अंग्रेजों ने कहा कि भारत के जो जो भी हिस्से हैं और उन हिस्सों पे जो जो भी लोग रहते हैं, उनका अगर मन है तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, उनका अगर मन है वो इंडिया मिल जाए, और अगर उनका मन है तो वो खुद में अपना राज्य बना सकते हैं। हालांकि मालदीव्स पे भी अंग्रेजों का शासन था, लेकिन मालदीव्स पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के कारण जब अंग्रेज वहाँ से गए तो मुस्लिमों ने एक अपना अलग राष्ट्र घोषित कर दिया कि ये हमारा मुस्लिम राष्ट्र है। मालदीव से अलग अलग छोटे छोटे टापुओं से मिला करके वो देश बन गया मालदीव। ये तो मालदीव की कहानी, में मालदीव से भी आऊँगा, पहले लक्षद्वीप देख लीजिए। तो लक्षद्वीप के लोगों ने ये कहा कि हम भारत का ही हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, हम भारत में ही मिलेंगे। तो तकरीबन 1 नवंबर 1956 में उसको राज्य नहीं लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और उसके बाद 1962 में फजल अली आयोग के द्वारा ये नियम बनाया गया था कि अब जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। तो 1962 में दादर नागर हवेली, दमन दीव, इनको भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो ये हो गई लक्षद्वीप की कहानी। देखिए क्या होता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो, मेनली ये सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन होता है ये आपको कोई नौकरी नहीं देने वाली, ना आपको कोई पैसा देने वाला है। लेकिन यार तुम अपने देश को ही नहीं जानोगे तो किसको जानोगे? इतना पढ़ लिख के आपको क्या फ़ायदा कि आप देश को ही नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि अपने देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा देश कौन से लोग आपके लिए सही हैं या गलत हैं। आपको अपने देश के बारे में नहीं पता है। वो बाद में हो जाता है कि जानकारियाँ नहीं है, आप जानकारी का अभाव है, लेकिन जहाँ से भी जानकारी मिले प्लीज़ लीजिए। देखो ऐसा है कि अपना देश कम नहीं है। आप पैसे वाले हो तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप पैसे वाले नहीं हो तो इतना ज़्यादा अपने आप को डीमोटिवेट करने की ज़रूरत है नहीं। लोग कहते हैं कि कश्मीर दूसरा स्विट्ज़रलैंड है। अगर सही मायने में देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड कश्मीर दूसरा है, मतलब कश्मीर एक ही है, स्विट्ज़रलैंड दूसरा कश्मीर, ये कहना चाहिए आपको। अपने देश में सब कुछ है यार। अगर आपको रेगिस्तान घूमना हो, आप सहारा डेजर्ट नहीं जा सकते, आप थार जा सकते हैं यार। राजस्थान में इतने सारे इतने अलग अलग इतने हिल स्टेशन से मैं बता नहीं सकता आपको, इतना खूबसूरत है देश अपना। अरे आपको जंगल देखना हो, आप अमेज़न नहीं जा सकते, आप छत्तीसगढ़ के जंगल देख लीजिए, इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो देख लीजिए, इतने सारे बीचेस हैं, ईस्टर्न घाट पूरा, वेस्टर्न घाट पूरा, कुछ भी करिए यार। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं मानता हूँ कि लक्षद्वीप थोड़ा छोटा है, मालदीव्स के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप थोड़ा छोटा है, थोड़ी कम चीज़ें हैं, थोड़े कम संसाधन हैं। अरे यार अंडमान निकोबार चले जाइए। अंडमान निकोबार का प्रभाव अंग्रेजों के ज़माने से पहले से रहा है। अंग्रेज मेनली 16वीं शताब्दी के बाद अपने देश में ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी आ गई थी। अंडमान निकोबार में तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी लाइक वीर सावरकर जी वहाँ शहीद हुए, इतना तड़प के वहाँ पे अंग्रेजों ने उनको मारा। तो उसका अंडमान निकोबार तो मालदीव से बड़ा है यार। वो तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ अंडमान है और निकोबार साउथ, मतलब 2 पार्ट में। और उसकी जो राजधानी वो पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी कैवरटी है, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो कैवरटी है, एक टापू है वो कैवरटी, वहाँ सारा पूरा उसका संचालन होता है वहाँ से। और अंडमान निकोबार की एक ही मतलब एक सिटी है वहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर। तो वो तो मालदीव से खूबसूरत है यार, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? आप दूसरे देश में, आप देखो संविधान ने आपको फ्रीडम दी हुई है, आप चाहो तो आप पाकिस्तान जा सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान जा सकते हो, दुबई जाओ और दुबई से पाकिस्तान, आप चाहो तो इंडिया से भी पाकिस्तान जा सकते हो। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आप जा सकते हो। लेकिन खुद सोच के देखो यार, ऐसी कंट्री में क्यों जाना जो कंट्री आपके लिए सही नहीं है। आप
यूएस जाएंगे या यूरोप जाएंगे। अब अगर आपके पास पैसे हैं आप खुद जाओ, लेकिन यूएस डॉलर में अपने रुपए को कन्वर्ट करोगे जाके, वहाँ पे 500 यूरो की चीज़ें 4,400 रुपये में पड़ेगी आपको। 1 यूरो 89 रुपये में चल रहा है, कन्वर्ट कर लीजिए। अंडमान निकोबार जाएंगे, अपना रुपए, ना कोई वीज़ा ना कोई पासपोर्ट, सीधे पकड़िए फ्लाइट दिल्ली से या लखनऊ से और सीधे लक्षद्वीप उतरिए जाके। तो वो बात अलग की है। अब बात आते हैं मालदीव के ऊपर। मालदीव जैसे लक्षद्वीप पे अंग्रेजों का शासन था, ऐसे ही मालदीव पे था। मालदीव ने अपना अलग राष्ट्र बना लिया क्योंकि वो मुस्लिम आबादी वहाँ पे ज़्यादा थी। अब हुआ यूँ कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे गए, एक राजा अपनी प्रजा का हाल लेने तो जाएगा ही। और दूसरा जो, हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्षद्वीप जाने में कोई लाभ नहीं था। क्यों? क्योंकि यार वो यूनियन टेरिटरी भाई मेरे, वो यूनियन टेरिटरी, वहां पे मोदी जी और बीजेपी को कोई वोट बैंक का सहारा नहीं मिलने वाला। वहां तो राज्यपाल नियुक्त होता है, वहां तो राष्ट्रपति शासन है। फिर भी मोदी जी गए। मोदी जी ने कहीं ऐसा नहीं, जबकि मैं बताऊं, अब मैं मालदीव पे आ रहा हूं। मालदीव ने इतना दोगलापन किया है और उतना हेट फैलाया है। मोदी जी वहां पे गए, ठीक है। अब मालदीव में आ रहा हूं। मालदीव पे क्या हुआ कि मुस्लिम राष्ट्र था, मुस्लिम राष्ट्र बन गया। जब से मालदीव आजाद हुआ तब से भारत ने ही उसकी मदद की है। जब से वो आजाद हुआ है तब से भारत उसको फाइनेंशियली, मेडिकली और हर तरीके से उसकी सुरक्षा में भी, इंडियन नेवी का सारा नेवल बेस लक्षद्वीप और मालदीव पे है, और अंडमान निकोबार पे भी है। अंडमान निकोबार पे ज़्यादा बड़ा है और लक्षद्वीप पे मेनली है। और मालदीव, देखिए मालदीव में हुआ गया, मेनली मालदीव में दो तरह की सरकारें हैं, एक चाइना प्रो और एक इंडिया प्रो। अभी जो करेंटली सरकार है वो है चाइना प्रो। अगर मैं इसको थोड़ा मतलब डीप में नहीं जाना चाहता, आपको समझ नहीं आएगा। चाइना प्रो का मतलब होता है कि जो करेंटली सरकार है उसका झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा है, और एक जो दूसरी सरकार है उसका झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा है। मालदीव में क्या होता है कि, मैं मालदीव के बारे में बताऊं, 1988 में एक घटना घटी। सन 1988 मतलब राजेंद्र सॉरी 1988 में कांग्रेस सरकार थी अपने इंडिया में, राजीव गांधी की सरकार। तो हुआ यूँ कि 1988 में श्रीलंका में एक टेररिस्ट का ग्रुप था, जिसका नाम था पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल अलायम। मतलब वो तमिल के लोगों ने और श्रीलंका के कुछ लोगों ने मिलकर के एक टेररिस्ट ग्रुप बनाया था, टेरर ग्रुप कहते हैं उसको। और मालदीव्स का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन था उसने और इस जो टेरर ग्रुप था, इन दोनों ने मिलकर एक साजिश रची कि मालदीव्स में हम लोग तख्ता पलट कर देंगे। मतलब जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और जो भी वो मतलब जो भी इंडिया के तरफ झुकाव था उनका, उनको सबको बंदी बना लेंगे और बंदी बना के खुद राज करें, जैसे पाकिस्तान में होता है ना, वैसे सेम वैसे ही हुआ। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि ना तो इनके पास आर्मी है उतनी कैपेबल कि कोई नेचुरल डिसास्टर आ जाए तो वो अपने लोगों को बचा सकें, लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, टोर्नेडो। तो हुआ यूँ कि शुरुआत से ही इंडिया की पूरी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बंदों ने वहाँ के बंदों को सिखाया। अभी भी इंडिया के जो भी इंडियन नेवी और एयरफोर्स और आर्मी है, अभी भी वहाँ पे उन बंदों को ट्रेंड करती जाके, और पूरी नेवी वहाँ लगी हुई है। तो हुआ यूँ कि ये खबर वहाँ के तत्कालीन जो उस समय के वहाँ पे प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, उनको ये खबर मिली। तो उन्होंने मदद मांगनी शुरू की पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो पता सबसे पहले उसने मदद कहाँ मांगी? सबसे पहले उसने मदद मांगी पाकिस्तान से। भाई इस्लामिक कंट्री है ना, तो पाकिस्तान से मांगेगी, जाहिर सी बात है। तो पाकिस्तान ने साफ साफ मना कर दिया। अब पता नहीं क्यों मना कर दिया। फिर उसने मदद मांगी तुर्की से, तुर्की ने भी मदद करना, कौन आएगा यार, कौन लड़ने आएगा तुम्हारे पीछे। फिर उसने संपर्क साधा अमेरिका को। तो अब अमेरिका का जो सबसे करीबी शिप था वो पैसिफिक ओशियन में था, तो जाहिर सी बात है कि 3 दिन तो लग ही जाते हैं आने में। तो अमेरिका ने तो कहा कि 3 दिन लगेंगे आने में, तो जाहिर सी बात है मदद करेगा कौन। तो इंडिया आगे आया, सारी इंटेलिजेंस लगी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी,
ऑपरेशन विजय चलाया, नहीं सॉरी, ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया, ऑपरेशन कैक्टस उसको नाम दिया गया 1988 में, और सारे वहाँ के तमिल अलायम को भी ख़त्म कर दिया गया। मतलब वो जो हुआ उसकी वजह से श्रीलंका में इंडियन आर्मी ने जाके ऑपरेशन किया और उनको सबको ख़त्म कर दिया, और उस बिजनेसमैन को जेल हो गई, तब मदद की गई। उसके बाद चाइना ने इसको कर्ज दिया। भाई चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि देशों को कर्ज देती है और उसके बाद उस देश का बंटाधार होना शुरू हो जाता है। अब आप देखो पाकिस्तान को इतना कर्ज दिया है, इतना कर्ज दिया है कि पाकिस्तान का बंटाधार कर दिया। पाकिस्तान पे डायरेक्टली नहीं तो अनडायरेक्टली वो रूल कर रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि हमारा ही अभिन्न अंग है, उसके ऊपर से उसने सीपीईसी बना दिया, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पहले चाइना मिडल ईस्ट और यूरोप में बिजनेस करने के लिए साउथ चाइना सी से अपने शिप्स भेजता था। वो फिलीपींस कंट्री क्रॉस करता था, फिलीपींस कंट्री क्रॉस करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से वो इंडियन ओशियन क्रॉस करता था, इंडियन ओशियन क्रॉस करने के बाद वो घूम करके सऊदी अरब आता था। कितना फ्यूल लगता था, कितना पैसा, कितना टाइम। और ये हमको पता था कि जब भी युद्ध होगा चाइना से, युद्ध के आसार होंगे तो हमें चाइना को घेर लेंगे, लेकिन अब उसने सीपीसी बना दिया पाकिस्तान की मदद से। और अगर अपने देखा जाए तो भारत माता का जो नक्शा है, आप देख सकते हैं, ये जो भारत माता का नक्शा है इसके ऊपर से उसने बना दिया है। अब चाइना यहाँ से आता है और अपने सारे जो भी उसको व्यापार या कुछ भी करना होता है वो सीधे पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रॉस करके मिडल ईस्ट आ जाता है। मतलब सऊदी अरब और मिडल ईस्ट से पूरा यूरोप, इतना ज़्यादा उसको फ़ायदा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब चाइना प्रो सरकार आती है मालदीव्स में, तो चाइना ये जानता है कि हम इतना कर्ज देंगे और कर्ज देने के बाद ये कर्ज चुका नहीं पाएंगे, और पूरे विश्व भर की बैंकों का इन पर प्रेशर होगा तो ये दिवालिया हो जाएंगे। अभी श्रीलंका का हाल देखा था आप लोगों ने, श्रीलंका में भी 2 सरकारें हैं, एक चाइना प्रो एक इंडिया प्रो। लेकिन इंडिया ये जानता है कि अगर चाइना ने अपने जो वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको यार, इंडियन मतलब अपने अगर अपने बंदरगाह बना लिए इन देशों पे, तो ये तो इंडियन नेवी के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा, अपने देश की सुरक्षा की बात आ जाएगी। तो ना चाहते हुए भी इंडिया बार बार श्रीलंका की, नेपाल की और मालदीव जैसे छोटे छोटे देशों की जिनके दिमाग खराब रहे होते हैं ना, इनकी मदद करता है। 4 बिलियन यूएस डॉलर श्रीलंका को दिए थे चाइना ने। उसके बाद जब ये ऐसा हुआ, अभी दंगे शुरू हो गए श्रीलंका में, श्रीलंका की सरकार गिर गई, सब कुछ हो गया, दंगे वंगे होने लगे, भुखमरी आ गई श्रीलंका में, तो इंडिया ने 1.45 बिलियन यूएस डॉलर की मदद की। इतना कोई नहीं करता लेकिन इंडिया करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं कि ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, लेकिन अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये अपने साथ साथ हमको भी ले डूबेंगे, इतना ज़्यादा। अभी मालदीव के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल्ला महरूम माजिद करके। अब उन्हें ये समझ में आया है कि यार अब गलत हो गया है, इतना ज़्यादा हेट फैला दिया है इंडिया के खिलाफ हम लोगों ने, तो अब वो माफ़ी मांग रहे हैं। हुआ यूँ कि तकरीबन 2020 से वहाँ के लोग, छोटे छोटे बच्चे यार, जो ABCD भी नहीं जानते होंगे कि चल क्या रहा है, वो फ्लैग लेकर के वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं कि इंडिया आउट, इंडिया आउट। इंडिया आउट का मतलब ये है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी के बंदे यहाँ पे आके ट्रेंड करवाए आके। अरे यार भाई, हम खुद नहीं चाहते यार कि तुम आओ मेरे यहाँ, कि मेरे बंदे तुम्हारे यहाँ सिखाने जाए, हम खुद नहीं चाहते। और मैं बॉलीवुड सेलेब्स का बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार, लोग तुम्हें फॉलो करते हैं। सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ना, अब की बार खुल के आए हैं। सही बात, बहुत अच्छा रहा। पिछले हफ्ते ये हफ्ता क्रॉस कर दो और आज तक इतने ज़्यादा फ्लाइट्स, इतने ज़्यादा होटल सीरीज मतलब वहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं। और लक्षद्वीप के लोग अब जा रहे हैं लक्षद्वीप की ओर। जाने की जरूरत ही नहीं है यार मालदीव। पहले तो ये नहीं था कि मालदीव बहुत अच्छा था, लेकिन इतना ज़्यादा हेट, तुम कह रहे हो कि हमारी संस्कृति नहीं अच्छी, ये नहीं अच्छी, वो नहीं अच्छी। यार तुम्हारा 16,000 स्क्वायर फीट में, 16,000 स्क्वायर वर्ग में इनका फैला हुआ है। इससे बड़ा तो अपना ये है अंडमान निकोबार। और मेरे यूपी की 4 सिटीज़, 4 नगर मिला लिए जाएँ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, मेनली नोएडा ये सब मिला लिया जाए ना,
तो इससे बड़ी सिटीज़ तो अपने यहाँ है, तुम कितने छोटे हो हमारे सामने यार। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे रोमांच वाली बात, कि वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने ये दावा किया है, वो दावा नहीं कि 2012 में कहा गया था छोटे थे तो धरती पलट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने ये दावा किया है कि 2050 तक मालदीव्स डूब जाएगा, मालदीव्स डूब जाएगा। भाई कहाँ जाओगे यार तुम लोग, कहाँ जाओगे बेटा, कहीं कोई तुम्हें शरण नहीं देगा सिर्फ इंडिया के अलावा। इनका मेन जो इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो मेनली टूरिस्ट पे चलता है, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आपको पता ही कहाँ से आते हैं, इंडिया से। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये कानून पारित करवा दें कि जो भी देश अपने देश के लिए सही नहीं है वहाँ पे आप जा नहीं सकते। अगर मोदी जी आज व्यापार रोक दें इसमें मालदीव्स में, तो मालदीव्स भूखे मर जाएगा, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। और पता नहीं यार ये मुस्लिम लोग, ये जो इस्लामिक राष्ट्र होता है, ये चाइना पे क्यों इतना वो ज़्यादा करता है, ये इंडिया के लिए इतना हेट। भाई मैंने इस्लामिक धर्म पढ़ा है, इस्लाम धर्म मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और बहुत खूबसूरत धर्म है। सभी धर्मों में सभी प्रकार की बातें होती हैं और हर तरीके की चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग उसकी तरफ चले जाओ यार, चीज़ें समझो यार। आई होप सारी चीज़ें, सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे, और मैंने बहुत कम समय में ज़्यादा डीप में चला गया, उसके लिए सॉरी। फिर किसी दिन इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। सो थैंक यू। और चोला एम्पायर में मैं एक दिन बनाऊंगा वीडियो। थैंक यू।